वायरल होना रियलिटी में है क्या? क्या भाई, इतना अच्छा लाइव चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज लाना वायरल है या 3 लाख से ज्यादा व्यूज लाना वायरल है? बेटा दोनों ही गलत है। लोग सोचते हैं कि बस एक बार वायरल हो जाऊं, बस लाइफ सेट हो जाए। कि भाई रियलिटी में जैसे ही तुम वायरल होगे तुम्हारा डाउनफॉल की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन वायरल वीडियो एक क्राउड लाती है, ना कि कम्युनिटी। और क्राउड कभी नहीं रुकता, क्योंकि वो लोग तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे टॉपिक के लिए आए थे। जरा ये बताओ, ये कौन? Put your bags down. या ये कौन है? देख के तो जा। ये वो लोग हैं जो कभी ना कभी वायरल हुए थे। अगर जेंजी की भाषा में बोलूं तो ये फट गए थे। लेकिन आई एम श्योर 90% लोग इन्हें पहचानते भी नहीं होंगे। लेकिन फिर लोग इन्हें क्यों पहचानते हैं भाई? हाँ, तुम बस ये कह सकते हो कि ये लोग बस वायरल हो गए और इन लोगों ने बाकायदा प्लान बनाया होगा। और ये जो वो प्लान बनाते हैं ना, वो कभी बताएंगे भी नहीं, ताकि तुम हमेशा गलत फहमी में रहो कि वायरल होने का मतलब व्यूज। कितने भूले हो तुम। सारा गेम वायरल होने का है ही नहीं, मेमोरेबल होने का है, जिससे तुम अपनी वायरलिटी को इंजीनियर कर सकते हो। तो तू क्यों नहीं कर लेता? बताता हूँ। अब वायरल होने के 3 लेवल्स माने जाते हैं। लोग 1 और 2 पे ही ऑपरेट करते हैं। ओहो, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, तुम्हें ट्रिमर से समझाना पड़ेगा। अब मेरी दाढ़ी को तुम ऑडियंस का दिमाग मानो, ट्रिमर को कंटेंट मानो और ब्लेड को लेवल मानो। अब लेवल 1 में अगर मैं ट्रिमर फेरूंगा तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं यार। वैसे यही होता है लेवल 1 में। ज्यादातर क्रिएटर्स और ब्रांड्स एक वायरल मूवमेंट मिल जाता है अचानक से और वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। पर इन रियलिटी उनके पास कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म ही नहीं होता कि उस वायरलिटी का यूज कैसे किया जाए। लोग बस उन्हें एक बार देख लेते हैं, उनका काम हो जाता है और फिर वो यही कहते हैं अपना काम बनता है, भाड़ में जाए ये सब क्या है। और ये बात फिर उन क्रिएटर्स को भी पता चल जाती है कि मैं जैसे वायरल हुआ था उसी को लोग पसंद करते हैं, तो वो फिर वही हरकतें चालू कर देते हैं। अब इन शॉर्ट टर्म तो ये अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको सस्टेनेबल बनाना उतना ही मुश्किल है जितना इस सीजन में कैमरन ग्रीन से बॉलिंग करवाना। यहाँ तुम एग्जिस्ट ही सिर्फ उस 1 सेकंड के लिए हो रहे हो। लोग उसे शेयर करेंगे और लोग तुम्हारा नाम शायद याद भी ना रखें। मे बी बहुत सी वीडियोस का तो कोई फेस ही नहीं होता है। ये वायरल कंटेंट्स आते कहाँ से हैं? या तो ये एवरग्रीन होते हैं या तो वो ट्रेंड को लेके चलते हैं। अब जिस समय वो ट्रेंड होता है उस समय ये वीडियो आ जाती है तो वो बूस्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या करना है उनके पास कोई प्लान नहीं होता। फिर वही हरकत हो जाती है जो केजी में हम स्लाइड के ऊपर करते थे। ये लेवल होता है सरफेस प्रोसेसिंग का। जैसे रानू मॉडल या कच्चा बादाम वाले अंकल, लोगों ने इन्हें देखा, इन्हें शेयर किया, इनके ऊपर मीम बनाए और आगे बढ़ गए। और अब इनकी सिचुएशन बताने की जरूरत नहीं है, राइट? तो ऐसे में अपने कंटेंट को मेमोरेबल कैसे बनाया जाए? अब लेवल 2 पे हमने सेट कर दिया है मामला। अब जहां ये ऑडियंस थोड़ा तो आपको देखती है, नोटिस करती है, नो डाउट रेगुलरली देखती भी होगी, उनको याद भी रहता है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, किस लिए करते हैं। और हम भी शायद इसी स्टेज पे होंगे, है ना जाडू? भाई तू अलग ही लेवल का बंदा है यार। थैंक्स। इस लेवल पे हमें ये कोशिश करनी होती है कि लोग ये ना कहें कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, बल्कि ये कहें कि यार इस बंदे को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। अब उसके लिए हमने 4 पिलर्स का फ्रेमवर्क बनाया है, जिससे तुम लेवल 2 को निचोड़ सकते हो एकदम, और इससे जो पानी निकलेगा वो लेवल 3 में काम आ जाएगा। इस फ्रेमवर्क का नाम है कूस, COOS। अब इस फ्रेमवर्क को समझने से पहले हमें इसका बेस समझना पड़ेगा कि क्यों इंटरनेट पे कुछ लोग याद रह जाते हैं। उसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो आपने उनके साथ इंटरेक्ट किया हो, या वो लोग जिन्होंने कोई ऐसी बात बताई जिससे तुम्हारा काम या आराम, दोनों में से कोई एक चीज हो गई। अब मेनली बात इंटरैक्शन पे आ जाती है, और इंटरैक्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ टूल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे कमेंट्स के जरिए या डीएम्स के जरिए, स्टोरीज के जरिए, कम्युनिटी पोस्ट के जरिए। और वहाँ एल्गोरिथम का फंडा क्लियर है कि जितना एंगेजमेंट उतना ज्यादा वो कंटेंट को पुश करें। ये मेटा ने भी माना है, और यूट्यूब तो चलता ही एंगेजमेंट मैट्रिक्स पे। अब स्पेसिफिकली अगर मैं YouTube की बात करूं तो मुझे मैनुअली बैठ के सबके रिप्लाई करने होते हैं, 1-2 घंटे निकल जाते हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन Instagram पे हमने पूरा मामला ऑटोमेट कर रखा है भाई। और यस, इसके रिजल्ट्स हमें 10 में से 6 बार मिलते हैं। अच्छा बेटा रुक, अभी बताता हूँ तेरे को साले। मैं तुम्हें लेवल 2 की प्रोसेसिंग का एक रियल एक्सपेरिमेंट अभी इसी समय करूंगा, क्योंकि अगर तुम ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो तुम मेरे लिए लेवल 1 पे हो। और अगर मैं तुम्हें सिर्फ ये बोलूं कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, हाइप कर दो, शेयर कर दो,
तुम भग जाओगे छोड़ के और भूल भी जाओगे। इसीलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी वक्त कि एंगेजमेंट कैसे काम करती है। मैं एक इंस्टाग्राम रील अभी अपलोड कर रहा हूँ इसी समय, जिसमें मैंने एक फ्रेमवर्क के बारे में बात करी है जो आपको काम आएगी लेवल 2 में। अब वो फ्रेमवर्क जो है वो हिडन रहेगा भाई, और उसे अनलॉक करने के लिए मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है। तुम उस वीडियो पे जाओ इंस्टाग्राम पे, बस उसके कमेंट में लिख देना एक शब्द याद, और तुम्हें वो पीडीएफ ऑटोमेटिकली मैं सेंड कर दूंगा, जिसमें कोई फॉर्म फिल नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधा हम डायरेक्टली बात करेंगे डीएम पे, ठीक है। वैसे ये जो ऑटो डीएम वाला फीचर है हमने सुपर प्रोफाइल से फ्री में किया। फ्री मित्रा, ये आधा सच बोल रहा है, बस तुम वीडियो देखते जाओ। और ये प्लेटफॉर्म अभी एग्जैक्टली वही चीज ऑफर कर रहा है जो मैं इस समय बता रहा हूँ, एक मीनिंगफुल पर्सनल टच। क्योंकि कमेंट करना, फिर डीएम को रिसीव करना, फिर डीएम का रिप्लाई करना एट द सेम टाइम मेटा के एल्गोरिथम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए आपको हर कोई कहता हुआ मिल जाएगा, बस लिंक भेज देता हूँ डीएम में, कमेंट कर दो। लेकिन उसके लिए पैसा वैसा कहाँ तुम देते हो यार। बस सुपर प्रोफाइल के ऑटो डीएम सेक्शन पे जाओ, क्रिएट ऑटोमेशन पे क्लिक करो, अपनी रील चूज करो, या अगली रील के लिए भी तुम शेड्यूल कर सकते हो। फिर अपना वर्ड टाइप करो जो लोग कमेंट करें तो उन्हें डीएम मिल जाए। फिर हम रिप्लाई को भी ऑटोमेट करेंगे, हम बहुत आलसी हैं भाई। अपना डीएम टाइप सिलेक्ट करो, मैं टेक्स्ट प्लस बटन सिलेक्ट करूंगा, तुम वीडियो, कार्ड्स, ऑडियो में से भी चुन सकते हो। बटन ऐड करो, चाहो तो तुम लोगों को याद भी दिला सकते हो, तूने डीएम खोल के नहीं देखा था, वो फॉलो अप लगा सकते हो तुम। और बस कंफर्म करो, तुम्हारा ऑटो डीएम फीचर एक्टिवेट हो गया इंस्टाग्राम के उस रील पे। इसके अलावा तुम पोस्ट या स्टोरीज पे भी लगा सकते हो। ये लौंडा नहीं बताएगा, ये मुझे ही बताना पड़ेगा। फ्री में सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस आपको मिलते हैं। हाँ, आप डीएम तो सेंड कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही कीवर्ड लगा सकते हैं और कमेंट्स के जरिए ही कर सकते हैं। और ये भी नहीं कह सकते कि मुझे फॉलो करके डीएम मिलेगा तुम्हें, जो कि ऐसा ही हो गया जैसे फरारी को चांदनी चौक में चलवाना। लेकिन ये सारे फीचर्स अनलॉक की शुरुआत इनके क्रिएटर प्लान से होती है, जो कि 500 रुपए का आता है। लेकिन मैं अच्छा बंदा हूँ, इसकी तरह नहीं हूँ, मैं 50 रुपए में तुम्हें दे दूंगा ताकि इसका नुकसान पहले हो जाए। बस ये तुम कूपन कोड लगा देना ताकि तुम एटलीस्ट 1 महीने मजे करो। और हाँ, ये कूपन कोड सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही वैलिड है। अब इसकी बात सुन लो। वैसे सुपर प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दिया है, चेक कर लेना। लेकिन अब ये चीज तभी काम करेगी जब तुम इस फ्रेमवर्क को पूरी तरह समझोगे। तो पहला था हमारा लेवल 2 की सबसे बड़ी दिक्कत है, लोग तुम्हें याद नहीं रखते, तुम्हारी कैटेगरी को याद रखते हैं। अब ये एक ट्रैप बन जाता है। अब ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कंटेंट क्रिएटर्स में कि वो खुद को कंटेंट के थ्रू डिफाइन करते हैं, कैरेक्टर के थ्रू नहीं। अब जैसे कोई फाइनेंस चैनल है तो वो कहेगा कि मैं फाइनेंस वीडियोस बनाता हूँ, ये तो कैटेगरी हो गई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं वो बंदा हूँ जो फाइनेंशियल सिस्टम्स के अगेंस्ट में है, तो ये एक कैरेक्टर है। और यही बात करी रैना भैया ने। तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, यू आर नेवर वॉचिंग अस एज हु वी आर जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑन द इंटरनेट। ह्यूमंस क्या है अपने आप में, एक कैटेगरी है या एक कैरेक्टर है? ऑब्वियसली एक कैरेक्टर है। जब आप एक कैरेक्टर को कैरेक्टर से मिलवाते हैं तो वहां लोग रिलेट कर पाते हैं। तो तुम भी अपना कैरेक्टर बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कैरेक्टर है, तो मुझे हर चीज में चुल है, कीड़ा है भैया जानने का कि इसने ये कैसे किया, और उससे मैं अपना काम कैसे निकलवा लूं, वो थोड़ा जुगाड़ लगा लेता हूं। तो तुम ये कह सकते हो कि मैं जुगाड़ू कीड़ा। तो तुम्हारा क्या है, ये मैं टेम्पलेट तुम्हें दे देता हूँ, तुम इसे फिल करो तो तुम्हें पता चल जाएगा। खैर, फिर आता है ओपिनियन डेफिसिट। अब अगर तुम सिर्फ फैक्ट देते हो ना, तो तुम लोगों के लिए सिर्फ विकिपीडिया बन जाते हो। उनकी जरूरत होगी तो वो आएंगे, नहीं होगी तो हो गया, काम हो गया अपना। लेकिन जब तुम कोई अपना पोजीशन लेते हो, अपना ओपिनियन रखते हो, तो वहां चीजें डिफरेंट होनी चालू होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि तुम एक कैरेक्टर हो, कैटेगरी नहीं हो। ये नीश वीश का खेल जो है वो बहुत सिंपल है और इसे हमने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है। वैसे इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो में बात करी थी, लेकिन फिलहाल बस ये बता रहा हूँ। अब तुम अगर कोई कंट्रोवर्शियल ओपिनियन रखते हो या कोई बात बोलते हो, तो 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, जो स्ट्रांगली तुमसे एग्री करेंगे और जो नहीं करेंगे। वो अपने कमेंट में मस्त लगे रहेंगे, तुम्हारा एंगेजमेंट बढ़ता रहेगा। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एटीट्यूड अलाइनमेंट। हम उन लोगों को ज्यादा याद रखते हैं जिनके क्लियर व्यूज हैं, भले ही तुम उनसे डिसएग्री करो। अब अगर मैं कोई ऐसी बात बोल देता हूँ जिससे तुम डिसएग्री करो, एग्री करोगे तो तुम वैसे ही मेरे ग्रुप के बन जाओगे। अगर तुम डिसएग्री करोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि इस बंदे ने, साले ने कुछ बोला था, इसको तो मैं बताऊंगा जरा। इसलिए कंट्रोवर्शियल बात याद रह जाती है ऑब्वियसली। फिर आता है एक ओपन लूप टेक्निक।
और शायद सबसे प्रैक्टिकल तरीका जो तुम कल से ही स्टार्ट कर सकते हो। जब तुम अपने वीडियो में हर चीज एक्सप्लेन कर देते हो, हर सवाल का जवाब दे देते हो, तो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो वो वापस क्यों आएंगे? सेटिस्फाइड लोग कभी वापस नहीं आते, वो लोग वापस आते हैं जो क्यूरियस रहते हैं। इसीलिए तुम हमारी वीडियोस की एंडिंग समझते हो ना? ओपन लूप यानी वीडियो के एंड में कोई ऐसा सवाल या आइडिया छोड़ जाना व्यूअर के मन में कि वो घूमता रहे, और वो तभी सॉल्व हो जब अगला वीडियो है, और अगले वीडियो में एक और ओपन लूप दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, इस वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के बिना कुछ क्रिएटर 0 से 100K तक पहुंच गए। खैर वो अपने आप में एक अलग गेम है जिसके बारे में हम बात करेंगे। या बस तुम इस वीडियो के एंड होने का वेट करो, तुम्हें और पता चल जाएगा। ऑडियंस का ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज पे वापस आता है जो अनफिनिश्ड है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी। इसे हम कहते हैं ज़िगार्निक इफेक्ट। तो ऐसे में हमेशा अपनी वीडियोस में लेकिन, अगर, बाय द वे मूवमेंट्स जो हैं वो हमेशा डाला करो, काम आते हैं वो। फिर आता है शेयर्ड एनिमी मैकेनिज्म। अपने शेयर्ड एनिमीज बनाओ। ये थोड़ा डार्क लग सकता है, लेकिन यहाँ फंडा साफ है। वो कम्युनिटी, वो ट्राइब बनाओ जिसका एनिमी एक ही है। और तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। वही चीज है ये। लोग शेयर्ड एनिमी से तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, ना कि शेयर्ड गोल से। अब मैं तुम्हें कहूं कि मैं 100 मीटर रेस में फर्स्ट आना चाहता हूं, तुम्हारा भी वही गोल होगा, तो तुम क्या मेरे तो कंपटीशन में आ गए तुम। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहूं, रॉयल रंबल में कोई पहाड़ सामने आ जाए तो भैया सब कंपटीशन भूल जाते हैं, एक साथ लड़ते हैं, उसको बाहर पहले निकालते हैं। समय रैना का एनिमी है क्रिंज कंटेंट या फिल्टर्ड कंटेंट, वहीं बीबी की वाइंस का एनिमी है बॉलीवुड कंटेंट। अब ये शेयर्ड एनिमी वाली चीज 3 चीजें करती है। पहला, इंस्टेंट आइडेंटिटी बिल्डअप हो जाता है कि हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है, मैं भी इसके अगेंस्ट था, चलो मैं भी इसके साथ जुड़ जाता हूँ। फिर गालियां देंगे एक साथ। दूसरा, शेयरेबल कंटेंट बन जाता है वो, अब क्योंकि उनके जैसे और दिमाग भी होंगे तो और बड़ी कम्युनिटी बन जाती है। और तीसरा, ट्राइबल मेमोरी बन जाती है। तुम उस ट्राइब के फाउंडिंग मेंबर हो। सोचो कि 2 मिलियन सेम दिमाग वाले लोगों के तुम लीडर हो, तो याद नहीं रहोगे। इसका कभी कभी मैनिपुलेशन में भी काम किया जाता है, लेकिन अगर इसे सही से किया जाए तो ये एक जेन्युइन अच्छा तरीका है। बस आपकी ऑथेंटिक पोजीशनिंग होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने डेडिकेटेडली बात करी है इस वीडियो में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बस तुम्हें इस सवाल का जवाब देना है कि तुम्हारे चैनल का रियल एनिमी कौन है, या तुम्हारे कंटेंट का रियल एनिमी क्या है। फॉर एग्जांपल, मेरा रियल एनिमी वो लोग हैं जहां क्रिएटर्स और ब्रांड्स को सिर्फ ऑर्डिनरी कंटेंट, ऑर्डिनरी इन्फो देके ये बताया जाता है कि व्यूज कैसे लिया जाए या ये अटेंशन कैसे ग्रैब किया जाए, और टिप्स और ट्रिक्स के जाल में उन्हें फंसाया जाता है। बेटा फंसना मत, क्योंकि इंटरनेट वन डायमेंशनल है ही नहीं। बहुत सी लेयर्स हैं इसमें जहां से अटेंशन ग्रैब किया जाता है लोगों का, और ब्रांड और बिजनेस ऐसे बनाए जाते हैं जैसे। ये था लेवल 2। अब दाढ़ी साफ करने का टाइम आ गया। ये होता है लेवल 3। लोग इसे नहीं भूल पाते भाई, और इस लेवल को घर पे ट्राई करने की कोशिश ना करें। ये लेवल सिर्फ एक्सपर्ट की निगरानी में किए जाते हैं, वरना आपको वित्तीय नुकसान होने के पूरे चांसेस हैं। लेवल 3, जहां एक क्रिएटर का काम होता है कि लोगों को याद रखवाया जाए। याद लोग रखते नहीं है, उन्हें रखवाया जाता है, यानी कि फुल टू इंजीनियर किया जाता है कि कैसे एल्गोरिथम को हैक करके वायरल हुआ जा सके। लेवल 3 को डिजाइन करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। उसमें से पहला आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा हथियार है क्लिपर्स। क्योंकि कंपटीशन की बात आज ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि रोना आ जाता है यार, इतना कंपटीशन बढ़ चुका है। अब उसी कंपटीशन को एक अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए क्लिपर्स का इस्तेमाल लोग करते हैं। लेकिन ये क्लिपर्स होते क्या है? अब मान लो ये मेरी एक वीडियो है, मैं गूगल एड्स या मेटा एड्स की मदद से अपने वीडियो को बूस्ट करवा देता हूँ। अब ये स्टेटस सिंबल ही अलग हो चुका है कि ये बंदा देखो साला, इसके व्यूज नहीं आ रहा तो ये खरीद रहा है व्यूज को, ऐड चलवा रहा है उसकी, तो ये तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पर रोल आता है क्लिपर्स का, क्योंकि क्लिपर्स जो है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। अब एक क्लिपर, आप एक चैनल मान लो, एक एडिटर मान लो, उसके अंडर एक चैनल मान लो, तो वो आपकी पूरी 60 मिनट या 30 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की वीडियो में से क्लिप निकालेगा। 1 निकालेगा, 2 निकालेगा, 3 निकालेगा। ऐसे ही एक एडिटर नहीं होगा, 10 एडिटर्स होंगे या 20 एडिटर्स होंगे या 30 एडिटर्स होंगे। अब वो हर कोई 3-3 क्लिप्स काट रहा है और अपने सपोर्टेड चैनल्स पे डाल रहा है। और हाँ, ये कोई रैंडम क्लिपिंग नहीं हो रही है, उसके पीछे एक प्लानिंग होती है कि वैल्यू क्या देनी चाहिए वो क्लिप।
या तो वो एजुकेट करनी चाहिए या एंटरटेन करनी चाहिए या कंट्रोवर्शियल बात उसमें की गई है या एवरग्रीन कंटेंट है या वो ग्रोथ कंटेंट है। यहाँ पर आ जाता है रोल नीश बेस्ड क्लिपर्स का। जैसे आपने कुछ पेजेस देखे होंगे, वो मोटिवेशनल पेजेस होते हैं, वहां पर क्लिप्स काट के लगाई होती है पॉडकास्ट की। अब एक बंदा 3-3 क्लिप्स डाल रहा है हर रोज, तो वहां पर एल्गोरिथमिक एडवांटेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी ना कभी तो एक वायरल होगा, और जब वो एक वायरल होगा तो उसका इनडायरेक्ट ट्रैफिक जाएगा उस क्रिएटर पे। लेकिन इस मुहिम में मीम पेजेस भी जुड़े हुए हैं, यूजीसी पेजेस भी जुड़े हुए हैं जो बस क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मुझे कोई चीज पसंद आई तो वो इनडायरेक्टली एक प्रमोशन हो गया, जिससे और ज्यादा रॉ रीच मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस समझदार तो ये भी जानते हैं कि लेटेंट शो मेंबर्स ओनली प्लेटफॉर्म पे था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसे रील्स में ही देख लिया होगा। तो बहुत से क्रिएटर्स, ब्रांड्स अपना एल्गोरिथमिक एडवांटेज लेने के लिए क्लिपर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्रिएट होता है एक बैंड वैगन इफेक्ट, जहां लोग उस बिहेवियर, उस बिलीव या उस ट्रेंड के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उन्हें अच्छा फील करवाता है दूसरों के सामने कि हाँ ये तो अच्छा ट्रेंड चल रहा है, मैं भी एक स्टोरी डाल देता हूँ। तुम्हारे कितने दोस्तों ने समय स्टिल अलाइव की स्टोरी डाली थी, मुझे कमेंट करके बताना। कितनी बार डाली थी ये भी कमेंट कर देना। वो बैंड वैगन इफेक्ट का शिकार हो गए थे, उनकी गलती नहीं है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूशन आपको वो इनिशियल बूस्ट दे सकता है, बट याद रखा जाता है रिलेटेबिलिटी से। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है, वो अपने आप में एक ट्रेंड बन जाता है, और उस ट्रेंड में सभी अपने हाथ धोना चाहते हैं। ब्रांड से लेकर पेजेस से लेकर मीम पेजेस, एजेंसियां भी लग जाती हैं काम पे। क्यों? क्योंकि उन्हें रिलेटेबल बताना है दुनिया को। वो भी बैंड वैगन इफेक्ट के अंदर आना चाहते हैं, ताकि लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करें, उन्हें भी एल्गोरिथमिक एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि उस मोमेंट पे वो जो कीवर्ड है उसकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। और अगर उस ट्रैफिक को बहुत ज्यादा है तो उसका सब इस्तेमाल करो ना, तो सभी उस दौड़ में लग जाते हैं। आपने देखा होगा कंपनी से लेकर ब्रांड्स सभी अपने मीम्स बनाने लगे हैं, तो वो उस कीवर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसका ट्रैफिक बहुत हाई है और ऑर्गेनिक रीच मिलने के चांसेस हैं, और जिससे उन्हें भी फायदा होगा। लेकिन इनडायरेक्टली वो फायदा होता है उस क्रिएटर को भी जिसने वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्हें ही देखने जाओगे कि भाई ये इतना शोर शराबा हो रहा है, इस चीज के बारे में हो रहा है, देख लेता हूँ। और अगर ये थंबनेल तुम्हारी फीड्स में एक से ज्यादा बार आया है तो उसका भी यही रीजन है, और इतनी बार वो कीवर्ड सर्च किया गया कि नॉन व्यूअर को भी वो थंबनेल दिखना चालू हो गया, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम यही कहता है कि हम न्यू ऑडियंस को फाइंड करते रहते हैं। अब रिलेटेबिलिटी भी दो तरीके की होती है। ये तो मैंने आपको बताया कि लोग उस ट्रेंड के साथ जुड़ना चाहते हैं और रिलेटेबल दिखना चाहते हैं लोगों के सामने। एक होती है कि वो कंटेंट अपने आप में बहुत रिलेटेबल है, और समय रहना जिस तरीके की कमेंट्री करते हैं, जोक्स मारते हैं, वो काफी रिलेटेबल हो जाता है मेजॉरिटी ऑडियंस के लिए। और इसी से हमारा अगला स्टेप भी बनता है, वो है वैल्यू। ये पूरा बस जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया जाता है, वो उस वैल्यू के लिए किया जाता है। अगर वो वैल्यू सही नहीं है तो उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन इस केस में सब चंगा सी। यही सेम चीज म्यूजिक लेबल्स भी इस्तेमाल करते हैं, फिल्म्स भी इस्तेमाल करती हैं, सीरीज भी इस्तेमाल करती हैं, और अब कंटेंट क्रिएटर्स भी इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम्हें चेक करना हो तो तुम अभी इंस्टाग्राम फीड्स पे जा सकते हो, और अगर तुम्हें द बॉयज की कोई भी रील देखने को मिल जाए तो समझ लेना कि काम चल रहा है पीछे से। साल भर कोई रील नहीं आ रही, अचानक से क्या आने लगा इतना सारा। सीजन 5 आ गया, ठीक है। और कुछ ये इंस्टाग्राम रील देख लो। शर्ट मत पहनना, तू मोटा है ना तेरा शरीर, तो शर्ट अच्छी नहीं लगेगी, लूज कपड़े पहन ढीले। अब ये लोगों से बहुत जुड़ी हुई रील्स हैं, तो ऑब्वियसली इनकी शेयरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि रिलेटेबिलिटी हाई है, इसका मतलब हाईली शेयरेबल कंटेंट वो बन जाता है, और हाईली शेयरेबल कंटेंट जब वो बन जाता है, ज्यादा व्यूज और एंगेजमेंट मिलती है, और एंगेजमेंट इक्वल्स टू। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं कि आप समय रैना की चैनल पे जब जाएंगे तो स्टिल अलाइव वाली तो वीडियो चलो समझ में भी आती है कि लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद आई है, तो एक बनता है कि हाँ इतने व्यूज तो आना जायज था भाई। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अनऑफिशियली सही क्लिपर्स का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अगर हम एवरेज व्यू काउंट पे उठा के चलें समय रैना के पिछले 12 महीनों में, तो वो कुछ इतने हैं। और मेंबर्स ओनली कंटेंट को मैं यहाँ पर अभी नहीं गिना हूँ, इसलिए ये एवरेज नंबर निकल के आया है। अगर हम उस नंबर को गिनते हैं, पर उसमें लेटेंट कंटेंट्स जो है अब वो रिमूव हो गए थे। अगर आपने कभी देखा हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यार कितने व्यूज एवरेज वहां पर थे। मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। अब 4 करोड़ इक्वल्स टू 40 मिलियन मंथली व्यूज, और महीने में अगर 4 वीडियोस आती है मेंबर्स ओनली में, तो 10 मिलियन व्यूज पर वीडियो भी मान के चलते हैं हम।
हो सकता है कि मैं इसमें गलत भी हूं, लेकिन अगर 10 मिलियन के आसपास भी व्यू रहेंगे तो भी इस वीडियो पे 50 मिलियन प्लस व्यूज जाने वाले हैं। तो वो एवरेज से कुछ ज्यादा इसलिए बनता है क्योंकि हर जगह उसकी बात होती है। बैंड वैगन इफेक्ट अपना काम कर रहा होता है। ये ऐसा ही होता है जैसे साइकिल में हवा भरी जा रही हो। अब हवा भरने की प्रोसेस में पैसा तो लगेगा ना, तो ये क्लिपर्स की कॉस्ट कितनी होती है और ये क्लिपर्स कहां से आते हैं और इन्हें मैनेज कौन करता है? ये सबसे बड़ा लूप होल है कि किसी को पता ही नहीं कि क्लिपर्स को मैनेज कौन कर रहा है। एजेंसीज हो सकती हैं, वो ब्रांड के मैनेजर्स हो सकते हैं और मेनली एजेंसीज ही होती हैं। पर इसको फिर फ्री में कैसे किया जा सकता है? उसके लिए सीक्रेट लेवल पे जाना पड़ेगा। अब ट्रिमर का यूज नहीं करेंगे, कैची काफी है, क्योंकि ये लेवल है ग्रूमिंग का। इसमें आपको सिर्फ एक चीज ऐड करनी है इन स्टेप्स में, पेशेंस, और रिलेटेबिलिटी में कंसिस्टेंसी, और बस इस सीक्वेंस को कर दो उल्टा। अब वैल्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा काम है। अगर तुम्हें फ्री में वो रीच चाहिए तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी बिल्डअप है, वहां से तुम वैल्यू को जस्टिफाई कर रहे हो। यहाँ तुम्हें पहले वैल्यू बनानी पड़ेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। पहले पैसे बनाओ, पैसे से वक्त बनाओ, वक्त अपने चाहने वालों पे लगाओ, चाहने वालों पे लगाओ। पहले खुद ऊपर जाओ, फिर दूसरों के लिए राह बनाओ। और हाँ, ये बंदा फिलोसोफर नहीं है, पहले बता रहा हूँ। और समय रैना ने खुद में ही 5-6 साल रगड़ा लगाया है भाई। पर रिलेटेबिलिटी और थोड़े डैंक जोक्स से वो एंटरटेनिंग वैल्यू से डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर पाए, जिसका फायदा आज उस बंदे को मिल रहा है। वायरल होना is not a metric of where you are in life. It has luck involved. It has you have to be in the right place sometimes. You have to have that one joke that people like. कुछ topical तुमने कर दिया, whatever. That's your work. हाँ तो सवाल ये नहीं कि वायरल कैसे होना है, सवाल ये है कि याद कैसे रखवाना है। वैसे तुम इस कपल को जानते हो, ये अपनी ही मोनोपोली बना रहे हैं कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन से, लेकिन कैसे? तुम ये वीडियो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। ये बंदा अब हर पॉडकास्ट पे क्यों आ रहा है? मम्मी मशीन चल रही है।